नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो वीडियोज़ को लाइक कर लें, क्योंकि स्टोरीज़ बाय विक में हम आपको बहुत सारी ऐसे नई चीज़ें, नई स्टोरीज़, रियल स्टोरीज़ सुनाते हैं। तो आइए नया आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा एपिसोड है और ये एपिसोड है हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं वो है झारखंड का एक गाँव। सुरेश और छोटा नरेश ये 2 भाई हुआ करते दोनों भाई एक साथ रहते थे माता-पिता के साथ। सुरेश जो था मैं आपको 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ ये। सुरेश जो था उस समय 25 साल का था और नरेश केवल 5 साल छोटा था यानी 20 साल। सुरेश बड़ा भाई था, नरेश छोटा भाई था और ये जो थे ये एक मध्यम परिवार था, मध्यम किसान वर्गीय परिवार था। तो झारखंड में, बिहार साइड में, झारखंड में ये अपना खेती गुज़ारा करके अपना पेट-वेट पालते थे। माता-पिता वृद्ध थे, इसलिए माता-पिता घर में रहते थे और ये दोनों भाई खेती करते थे, खलिहान में जो भी होता था उगाते थे और अपना दिनचर्या निभाते। जो बड़ा भाई था सुरेश, वो मैरिड था और जो नरेश था, वो अनमैरिड था। सुरेश जो मैरिड था, उसकी बहुत बड़ी आप ये कह लीजिए कि उपलब्धि ये थी कि वो पूरे परिवार को चला रहा था। पूरे परिवार को चलाना मतलब माता-पिता को भी साथ लेके चल रहा था, अपने छोटे भाई को भी लेके चल रहा था जो 20 साल का था और ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, सुरेश जबकि बड़ा था और नरेश छोटा था, लेकिन नरेश का बुद्धि ज़्यादा काम करता था, सुरेश की बुद्धि कम काम करती थी, क्योंकि सुरेश के पास इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ थी कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ ही निभाता। अब खेत में ये सामान उगाते थे जैसे कि खलिहान में जैसे गेहूँ बो दिया या दलहन पे जो भी उगते था उसको उगाते थे, उसके बाद कटाई करते थे, कटाई करने के बाद उसको जाके बेचते थे। जो पैसा आता था ये अपना कर ये फसल हुई थी इनके पास गेहूँ। गेहूँ की फसल बहुत अच्छी हुई थी क्योंकि उस समय इनका बहुत अच्छा खेत भी चल रहा था। खेत में फसल जब उग जाती है, उसके बाद जब फिर फसल को काटा जाता है तो उसकी देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। गेहूँ की बहुत बड़े पोटले बना के रखते हैं, यानी बहुत बड़ी-बड़ी पोटलियाँ बना देते हैं। एक पोटली इधर बना दी, एक पोटली उधर बने गेहूँ काटने के बाद, बाली सहित। उसके बाद उसका देख-रेख करना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ सब खेत वाले उसकी देख-रेख करते हैं। सुरेश और नरेश ये भी अपने खेत की देख-रेख करते थे और रात को खलिहान में सोते थे। जैसे कि घर से खाना-वाना लेके आते थे, खाना-वाना खाने के बाद ये सो जाते। सुरेश और नरेश दोनों भाई एक साथ ही रहते थे। दोनों भाई में इस तरह से मतलब अपना जीवन व्यतीत करते थे जैसे कि एक-दूसरे के पीछे जान देने के लिए भी ये राज़ी। एक रात की बात है, सुरेश अपने खलिहान में सो रहा था, नरेश भी अपने उसके साथ ही सो रहा था। सुरेश बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए सुरेश को जल्दी नींद आ गई। नरेश थोड़ा कम थका हुआ था, इसलिए नरेश को थोड़ा लेट में नींद आई। नरेश को भी नींद आ गई और नरेश भी सो चुका था और सुरेश भी सो गया। जब सुरेश सो गया था और सुबह 4 बजे ये उठा, तो इसने क्या देखा सुरेश ने कि इसके पॉकेट में जो एक कमीज पहन के ये सोया था, उसके अंदर कड़क-कड़क नोट, यानी कड़क-कड़क नोट, इतने कड़क नोट कि जैसे कि कोई इसके जेब में बैंक से लाके डाल दिया। बहुत सारी गड्डियाँ थी। इसको एक बार आश्चर्य हुआ और इसने जल्दी से नरेश को जगाया, "नरेश, नरेश जल्दी उठो।" नरेश भी अपनी आँख मलता हुआ उठा और बोलता है, "सुरेश कि देखो भाई, ये मेरे जेब में इतने सारे नोट कहाँ से आए?" नरेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि दोनों भाई एक साथ ही सो रहे थे। सुरेश कहीं गया भी नहीं था और सुरेश के पास ऐसे नए-नए नोट उसने नोट लेके जब नरेश ने देखा, तो एक नोट को देखते ही बोला, "ये तो बैंक से सीधा आपके अकाउंट में यानी
जेब में आए। सुरेश को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कौन आके रात को इनकी जेब में इतने सारे नोट डाल गया। अब सुरेश और नरेश ये बात ही कर रहे थे, इन्होंने बोला घर चल के माता-पिता को बताते हैं, सबको बताते हैं। जब ये नरेश को बात पची नहीं, नरेश ने बार-बार इसको बोला, सुरेश को, "सुरेश, ये पैसे कहाँ से आए सच बता दो, क्योंकि हो सकता है रात को आप किसी के पास गए हो और कहीं से ये पैसे।" सुरेश सारी कस्में खा गया और सुरेश ने ये बोला कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं सो रहा था। मुझे खुद पता नहीं ये किसने मेरे जेब में डाली है। खैर, ये बातें होती रहीं, दिन निकल गया। दिन निकलने के बाद सुरेश और नरेश घर आते हैं। घर आने के बाद ये पूरा एपिसोड, पूरी कहानी अपने माता-पिता को बताते हैं। माता-पिता ये बातें सुन के बड़ा अचंभित होते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को कोई आपकी जेब में पैसा डाल के चला जाता है और आपको पता नहीं चलता है। जब उसकी माँ ने ये बात बोली, इसको सुरेश को थोड़ा अचंभा सा लगा और सुरेश ने सोचा कि शायद हो सकता है मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। फिर भी सुरेश ने बोला, "नहीं माँ, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से मेरी जेब में आए और किसने मेरी जेब में डाले।" खैर, माँ को तो इसने कन्विंस कर दिया, पिताजी को भी सुरेश और नरेश ने कन्विंस कर दिया। रह गई सुरेश की मैडम, यानी सुरेश की पत्नी। सुरेश की पत्नी किसी भी तरह से ये बात मानने से अविश्वास कर रही थी कि इसके जेब में यानी सुरेश जी के जेब में जो पैसे आए हैं, वो इनको बगैर पता हुए कहाँ से पैसे आए हैं, इनकी जेब में। सुरेश की मिसेस को बिल्कुल भी ये बात पच नहीं रही थी। बार-बार वो फ़ोर्स करके सुरेश से पूछ रही थी, ये कौन-सी कमाई है, कहाँ से आई है, काली कमाई है, किसकी कमाई यानी किस तरह से वो क्वेश्चन आंसर कर रही थी, उसको कुछ समझ नहीं आया। खैर लास्ट में जाके सुरेश की मिसेस ने भी कबूल लिया कि चलो ठीक है, आ गए पैसे कोई बात नहीं। अब इस पैसे से हम पूरा घर अच्छी तरह से खाएँगे, पिएँगे, रहेंगे, ऐश करेंगे। अब सुरेश, नरेश, माता-पिता और उसकी वाइफ ये सब लोग एक साथ बैठते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये हम सबको पता है और हम सबके अलावा किसी और को बात पता नहीं है। लिहाजा ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इससे घर की बदनामी होगी कि पता नहीं कहाँ से पैसे हमारे पास आ रहे हैं, कौन दे के जा रहा है। खैर ये बात वहीं दब गई और दूसरे दिन फिर सुरेश और नरेश वापस खेत में जाते हैं, काम करते हैं, वापस देखभाल के लिए रात को सोते हैं वहाँ पे। इस बार नरेश को नींद नहीं आ रही। नरेश को इसलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको बार-बार वो एपिसोड याद आ रहा था कि इतने पैसे आए कहाँ से सुरेश की जेब में और जब सुरेश की जेब में आए हैं तो कड़क नोट कहाँ से आए? ये बात उसको बार-बार कुरेद रही थी और नरेश को इस तरह से नींद नहीं आ रही थी। सुरेश सो गया था। नरेश की कब आँख लगी ये पता नहीं, लेकिन नरेश सोने के बाद कुछ देर के बाद उठता है और उसको एक खलिहान जो एक टीला सा बना रखा था इन्होंने जहाँ पे ये इकट्ठा करते थे अपना गेहूँ, बालियाँ, उसके पीछे कुछ बुड़बुड़ाहट सी आवाज़ आई और किसी लड़की की हँसने की आवाज़ आ रही। नरेश वहाँ से उठता है और देखता है कि सुरेश उसके पास सोया नहीं है। वो सीधा उस जगह जाता है, वहाँ जाके क्या देखता है कि सुरेश और एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की उसकी बाहों में बाहें डाल के आपस में ये प्यार कर नरेश को काटो तो खून नहीं क्योंकि नरेश को इतनी घिन हो रही थी कि सुरेश देवता स्वरूप उसका भाई और देवता स्वरूप उसकी भाभी ये इस तरह से कृत कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए, ये इस तरह के कृत कर रहा है। नरेश को बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी और नरेश वहाँ पे खड़ा होके बहुत तेज-तेज से चिल्ला के बोल रहा था, सुरेश भैया इधर आओ, इधर आओ।"
सुरेश भैया इधर आओ, सुरेश भैया इधर आओ। सुरेश को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो जो औरत थी, उसने देखा कि नरेश दूर खड़ा होके अपने भाई को बुला रहा। उस औरत को इतना समझते देर नहीं लगी और उसकी आंखों में अंगारे आ गए। जो खूबसूरत वो औरत थी, उसकी आंखों में अंगारे, यानी आंखें दोनों लाल हो गई। आंखें इस तरह से लाल हो गई जैसे कि अभी सुरेश नरेश को भस्म कर। धीरे धीरे कदमों से नरेश की तरफ वो बढ़ती है। सुरेश बेसुधा सा जमीन पे पड़ा हुआ है। सुरेश को कुछ होश नहीं है और वो नरेश की तरफ बढ़ती है और नरेश की तरफ आते आते एकदम उसका चेहरा यानी भयंकर रूप में बदल जाता है, जैसे कोई वो चुड़ैल। और वाकई में वो चुड़ैल थी, चुड़ैल का रूप थी वो। और उसने अपनी हाथ आगे बढ़ा के सुरेश की तरफ बढ़ाया, लेकिन सुरेश की तरफ हाथ खींच लिया और नरेश की तरफ यानी नरेश की गर्दन की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया और नरेश की गर्दन उसने नरेश की गर्दन पकड़ते ही नरेश बड़ी तेजी-तेजी से चिल्लाने लगा, "मुझे बचाओ, मुझे मार देगी, मुझे बचाओ, मुझे मार देगी।" अब देखिए, खेतों में क्या होता है कि एक तरफ ये अपनी रखवाली कर रहे थे और दूसरे खेतों में भी दूसरे लोग रखवाली कर रहे थे। वहाँ से जब आवाज़ आती है तो उन लोगों ने सोचा शायद कोई हो गया हो, तो उन लोगों ने आवाज़ लगाई, "नरेश, सुरेश क्या हो गया? नरेश, सुरेश क्या हो गया बताओ?" यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन नरेश एक तरह से बोलता जा रहा था, मुझे बचाओ, ये मार देगी, मुझे बचाओ, मार देगी।" वहां से 4 आदमी, 5 आदमी लठ लेके इनके खलिहान की तरफ आते हैं और चारों तरफ से खलिहान को घेर लेते हैं कि कहीं से भी वो भागे ना। जो भी चोर उचक्का है बीच से भागे नहीं। धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ते हैं लठ लेके और नरेश और सुरेश का आवाज़ लगाते हुए आते हैं। देर में क्या देखते हैं कि डायन जिसने नरेश की गिची पकड़ रखी थी, यानी गले को इतनी बुरी तरह पकड़ रखा था, थोड़ी देर और पकड़ता तो नरेश शायद मर ही जाता। नरेश को किस तरह से पकड़ रखा था, उसने जकड़ रखा था। जैसे ही ये लोग आए, उसने वो अपना हाथ झटका और वहां से गायब हो गई। यानी वो अंधेरे की तरफ, यानी सुबह हो गया था, 4 साढ़े 4 बज रहे थे, अंधेरे की तरफ भाग गई। कहाँ गायब हो गई किसी को पता। नरेश और सुरेश एकदम होश में आए। होश में आने के बाद उन लोगों ने पूछा ये कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ नहीं बताया नरेश ने। और बोला कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये भूत था या आदमी था, कौन था? उसने ऐसा कह के डाल दिया। खैर चले गए वो। अब उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति वहीं बैठा। बुजुर्ग व्यक्ति ने जब ये बातें सुनी, तो बुजुर्ग व्यक्ति जो बड़ी देर से ये बातें सुन रहा था, उसने फट बोला कि यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत लड़की 2 साल, हर 2 साल में, हर 3 साल में आती है और जवान लड़कों को, यानी 25 साल से 30 साल के बीच में जो होते हैं, उनसे प्यार करती है और उनके जेब में कुछ पैसे भी डालती है। ये बात जब सुरेश ने सुनी, तो सुरेश को काटो तो खून नहीं, क्योंकि वैसे ही हूबहू हो रहा था, जैसा वो बुजुर्ग व्यक्ति बता रहा। अब सुरेश ने सोचा कि मैं इसको पूरी बात बता दूँ, लेकिन घर में इसने कमिटमेंट किया हुआ था कि ये बात बात घर से बाहर नहीं जाएगी, इसलिए नरेश ने ये बातें किसी को नहीं बताई और वहाँ पे सब चले गए, तो जो सुरेश था, सुरेश को भी होश आया और सुरेश भी होश में आके जब अपनी जगह पे सो गया, तो सुरेश से नरेश ने बोला कि भैया चलो दिन निकल गया है, घर चलते हैं। जैसे ही घर जाने के लिए उठते हैं, तो नरेश क्या देखता है, सुरेश की जेब में वापस कड़क नोट भरे पड़े। अब नरेश को ये समझते देर नहीं लगी कि ये लड़की वही थी जो पैसे देती। लेकिन डायन थी, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी। नरेश के दिमाग में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये डायन है, क्योंकि सुरेश को होश ही नहीं थी कि वो क्या करती है उसके साथ, कैसे करती है, क्या करती है, कुछ समझ नहीं आया। अब नरेश और सुरेश
पैसे लेके घर जाते हैं और घर जाने के बाद माता-पिता को अपनी ये बात बताते हैं और सुरेश बहुत ही इत्मीनान से नहाता-धोता है और नाश्ते पे बैठता है। तो नरेश उसको बोलता है, "भैया, मैं सारी बातें पिताजी को बता रहा हूँ, रात आपके साथ क्या हुआ और आप कृपया करके उस लड़की का साथ छोड़ दें। भाभी बहुत सुंदर है, भाभी की तरफ ध्यान दें, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।" इतना कह के नरेश ने खाना नाश्ता किया और नाश्ता करके टेबल से उठ गया। सुरेश ये सारी बातें सुन के भौचक्का रह गया, क्योंकि सुरेश को तो कुछ पता ही नहीं है, कौन लड़की है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितनी सुंदर है, क्या करती है उसके साथ, उसको कुछ होश नहीं रहता है। अब नरेश ने जब ये बातें सुरेश को बताई, सुरेश के भी जो होश थे उड़ गए और उनके माता-पिता से जब ये बात बताई गई, तो माता-पिता ने बोला कि हो ना हो, ये वही डायन है, जो हर 2 साल, 3 साल में आती है और किसी अच्छे यंग लोग को पकड़ती है, उससे प्यार करती है और उसको पैसे देती है। जाते हुए उसकी जेब में पैसे डाल दें। अब वहाँ पे एक ओझा था उसका, उस ओझा को कंसल्ट करने के लिए यानी मिलने के लिए उसके पिताजी जाते हैं और उसके पिताजी जाके वो पूरी कहानी ओझा यानी तांत्रिक को बताते हैं। अब तांत्रिक ये सारी बातें सुन के थोड़ा-सा भुचक जाता है, हैरान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, आप सुरेश को लाएँ, हम देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सुरेश तांत्रिक के पास जाने से थोड़ा घबरा रहा था, वो गया नहीं। तो सुरेश के पिताजी ने तांत्रिक से बोला, "आप कुछ ऐसी विधि कर दीजिए, जिससे कि वो डायन इसका पीछा छोड़।" बहुत कहने पे उस तांत्रिक ने एक धागा बनाया, एक धागा बना के हनुमान जी का धागा बना के सुरेश के गले में बाँधने के लिए ताबीज़ दे दी कि आप इस ताबीज़ को सुरेश के गले में बाँध दीजिएगा, धीरे-धीरे करके सारी बलाएँ हट जाएँगी, लेकिन ये आप मेरे पास हर वीक इस ताबीज़ को लेके आएँगे, हर वीक मैं इस ताबीज़ को चेंज करूँगा, कम से कम 7 दिन 7 बार यानी 7 बार इस ताबीज़ को चेंज करना पड़ेगा, 7वें बार जाके इसकी सारी बलाएँ कटेंगी। तांत्रिक के कहे अनुसार सुरेश के पिताजी वो ताबीज़ लेके जाते हैं और सुरेश के गले में डाल देते हैं, सुरेश को बोलते हैं, समझा देते हैं कि बेटा ये ऐसी-ऐसी चीज़ है, इससे सारी बलाएँ दूर हो जाएँगी, आप इसको अपने गले में रखना, इसको हटाना मत। सुरेश भी अपने पिताजी का कहना मान जाता है और डाल लेता है अपने गले में। फिर ये जाते हैं अपने खलियान पे सोने के लिए। फिर वही रात को डायन आती है, लेकिन सुरेश को नींद आ जाती है, नरेश को नींद फिर नहीं आती है। नरेश आँखें बंद करके सोने का ढोंग रचा रहा था और इसको डर भी लग रहा था कि कहीं वो चुड़ैल उसको मार। इसलिए नरेश जो था उठ के बैठ जाता है और अपने पास एक बहुत मोटी-सी डंडा लेके बैठता है। कुछ इसको डर भी लग रहा था और सुरेश एकदम कड़ाड़े मार के सो उस रात कुछ नहीं होता है, चुड़ैल आती है, चली जाती है, सुरेश के पास घूमती है लेकिन सुरेश को टच नहीं कर पाती है, ना सुरेश को हिप्नोटाइज़ कर पाती है, क्योंकि सुरेश के गले में ताबीज़। अब सुबह होता है, सुबह होने के बाद सब कुछ एज़ यूजुअल नॉर्मल होता है, लेकिन सुरेश के जेब में वापस नोट। अब नरेश को लग रहा था भई ये क्या कहानी है? ना चुड़ैल इसके पास आई, भैया यहीं सो रहा था, इसके जेब में वापस नोट आ गए। खैर वो नोटों की कहानी तो बहुत ही विचित्र थी। वो नोट लेके वापस घर आते हैं और वापस माता-पिता को दे देते हैं और उस दिन से नरेश और सुरेश ये अपना प्रण करते हैं कि अब वो खलिहान पे सोने नहीं जाएँगे। क्योंकि उनको एक डर सा हो गया था कि कहीं वो चुड़ैल इनको मार ना दे। इस तरह करते-करते 5 बार ये ताबीज़ बदली जाती है। छठी बार जब ताबीज़ बदली जाती है, उस समय भी
ये अपने खेत पे नहीं जाते हैं, लेकिन वो चुड़ैल इसके आस-पास सुरेश के बहुत मंडराती है, इसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेश के पास नहीं आ पाती है क्योंकि सुरेश के गले में ताबीज़ होता है। अब इस तरह से नरेश को भी समझ आ गई बात कि वाक़ई वो चुड़ैल है जो इस तरह का करता है। खैर चुड़ैल से तो धीरे-धीरे इनको निजात मिल गई, लेकिन एक चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही थी कि इतना कुछ होने के बाद चुड़ैल क्यों नहीं सुरेश का पीछा छोड़ रही? क्योंकि सुरेश को बार-बार वो अपने साथ मिलाने के लिए क्यों करती है? क्यों उसके पास बार-बार आ रही है? क्यों उससे प्यार का इज़हार कर रही है? और ऐसी क्या चीज़ है? और कहाँ से वो नोट लेके आती है? कुछ समझ नहीं आता। ये बातें नरेश को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और सुरेश इस तरह से बिल्कुल विभिन्न यानी कुछ उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में और धीरे-धीरे वो एकदम से आउट हो जाता है। यानी सुरेश और नरेश वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में आ जाते हैं और वो डायन कहाँ गायब हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। तांत्रिक ने जैसा कहा था, वैसा ही हुआ। तांत्रिक ने जब 7वाँ उसको ताबीज़ चेंज करके दिया, तो एकदम सुरेश की ज़िंदगी में पहले की तरह रौनक आ गई, घर में पहले की तरह खुशहाली आ गई और किसी भी तरह का कोई भी डायन का प्रकोप या भूत का प्रकोप या किसी का प्रकोप नहीं था और एकदम से ये गायब हो गया। लेकिन इस कहानी से एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि डायन, भूत, प्रेत होते हैं और जिसको भी वो कब्ज़े में करना चाहें, करते हैं और जो कुछ भी वो देना चाहें, पैसा, सोना, जायदाद, कुछ भी देना चाहे देते हैं। ये शैतान प्रवृत्ति की कुछ शैतानी आत्माएँ होती हैं, जो इस तरह का कृत्य करती हैं और ये कृत्य क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पिछले जन्म में वो ये सारे कृत्य करने से रह जाते हैं, इसलिए वो ये कृत्य करते हैं। उनको प्यार में धोखा मिलता है शैतानों को, इसलिए वो करते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिसके बारे में आप सोचें। ये कहानी यहीं तक थी। अब ये कहानी के बारे में आप सोचें, देखें इस वीडियो को, अच्छी तरह लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस तरह से हमारा ध्येय आपको स्टोरी बताने का इसलिए था कि आप सतर्क रहें और दुनिया में क्या हो रहा है ये जानें। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है, तो प्यार नहीं दिया है, इसको लाइक करें ताकि हमें हौसला अफ़ज़ाई हो और हम आप तक इस तरह के नए-नए एपिसोड लेके आते रहें। आप अपना ख़्याल रखें। देश दुनिया में जो भी हो रहा है हम आपको स्टोरीज़ की तरह से बताएँगे। आपके पास भी अगर कोई एपिसोड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चल रहा है, मेरा ईमेल आईडी भी चल रहा है। ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपकी स्टोरी को डेफ़िनिटली स्टोरीज़ बाय विग में बताने की कोशिश करेंगे, 100% बताएँगे और आपकी स्टोरी यहाँ चलेगी। स्टोरीज़ सुनने वाले, सुनाने वाले भी रियलिटी होगी, रियल स्टोरीज़ होगी। तब तक अपना आप ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।